हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 13। एंड अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप पिन कमेंट हमारा चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। Now first question आपका है who has been appointed as a new DG of Director General of Bureau of Indian Standard। So BIS के नए DG अपॉइंट किए गए हैं और ये इफेक्ट में आ गया मतलब इनका जो टेन्योर है वो इफेक्ट में आया है 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, इनका नाम है संजय गर्ग जिनको रिसेंटली न्यू DG अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रमोद कुमार तिवारी जी को। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, संजय गर्ग जो है जो डीजी बने हैं BIS के, ये सर्व करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमिटी इन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन में और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इनके प्रीवियस जो डेजिग्नेशन थे उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर्व किया है BIS में। इसके अलावा he also served as a additional secretary in Department of Agriculture Research and Education under Ministry of Agriculture and Secretary of Indian Council of Agricultural Research। ओके, इसके साथ इन्होंने काम किया है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड डिफेंस इंडस्ट्री रिफॉर्म्स में भी। ओके, BIS की बात करें तो DG हमने अभी डिस्कस कर लिए संजय गर्ग एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली दिल्ली में और 1986 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next is which bank completed its first gold trade on India International Bullion Exchange, जो आपका गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट दैट इज SCC बूस्टिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गोल्ड इंपोर्ट। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका यहाँ पे फर्स्ट मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पहला गोल्ड ट्रेड था, गोल्ड ट्रांजेक्शन था आपका इन दी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ये याद रखना है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ठीक है, नाउ ये एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, SBI जो है ये पहला इंडियन बैंक बना था जिसने रजिस्टर किया था अपने आप को एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ IIBX इन दी गिफ्ट सिटी गुजरात इन द ईयर 2024। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है IUCN ने अडॉप्ट किया है फर्स्ट एवर ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क को। ठीक है, रिसेंटली IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है आपका मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है सॉइल सिक्योरिटी एज अ सेंट्रल टू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है इसे ड्यूरिंग द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो आपका आबू धाबी में हुआ था, आबू धाबी UAE में। ठीक है, को स्पॉन्सर इस आपके मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ के कौन कौन से हैं, एक तो है सेफ सॉइल, ईशा आउटरीच। ठीक है, ईशा फाउंडेशन वाला। ठीक है, ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज, एलिजाबेथ वाब स्कूल ऑफ लॉ, पीस और पेस यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारे इसके को स्पॉन्सर रहे हैं आपके। देन इट रिसीव्ड इनपुट्स फ्रॉम औरोरा जो ऑस्ट्रेलिया की सॉइल सिक्योरिटी थिंक टैंक है। तो यहाँ पे इनपुट्स रिसीव किए गए थे इस थिंक टैंक से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 5 डायमेंशंस मेंशन किए गए हैं गाइड करने के लिए सॉइल प्रोटेक्शन पॉलिसीज को, जिसमें कैपेसिटी, कंडीशन, कैपिटल, कनेक्टिविटी एंड कोडिफिकेशन को रखा गया है इन 5 डायमेंशंस में। ठीक है, मोशन 007 में। अब ये गाइड करेंगे मेंबर कंट्रीज को टू इनकॉर्पोरेट सॉइल प्रोटेक्शन इनटू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम्स एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में। क्लियर है। इसके अलावा की रीजन कि इसे अडॉप्ट क्यों किया गया है, एक तो सॉइल जो है वो 8 एग्जिस्टेंशियल इशू है। ठीक है, ग्लोबली सॉइल जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 8 एग्जिस्टेंशियल इशू। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, फूड स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी, ये सारे आपके फर्दर एक्सटेंशियल इश्यूज हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन की यहाँ पे बात की गई है कि इसकी वजह से ये अडॉप्ट किया गया है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है इन्होंने बताया है अगर कंट्रीज जो है कोई एक्शन नहीं लेती हैं, एक्ट नहीं करती हैं, देन बाय 2050 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा अगर हम कोई एक्शन अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका आपका एनुअल ग्लोबल लॉस कितना होगा, $878 बिलियन का। ठीक है,
नाउ हेल्दी सॉइल इज एसेंशियल फॉर एटलीस्ट 12 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप सभी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने बनाए हैं ताकि हम और अच्छा जो है चीजें कर पाए, ठीक है। और इसमें से सॉइल जो है, सॉइल को अगर हमने नहीं बचाया, ठीक है, तो हमारे 17 में से 12 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो हमारे जो है एक तरह से उनमें कोई आपका इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा हमें, अगर हमने सॉइल पे क्योंकि वो सॉइल पे डिपेंडेंट है। तो उस अगर हम सॉइल को ही नहीं बचाएंगे तो बाकी सारों पे आपका नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ेगा, ठीक है। जैसे SDG 2 जीरो हंगर हो गया, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन हो गया, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर्ड मोशन 0070 सिक्योरिटी लॉ। तो अभी अभी हमने पढ़ा इसे, सॉइल सेफ सॉइल एंड ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज पीस यूनिवर्सिटी जो है ये इसके को स्पॉन्सर थे, ठीक है। नाउ IUCN की बात करते हैं, इसके करंट DG हैं डॉक्टर ग्रेथल एग्युलर, हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next question है, who has been appointed as a chairman of a committee constituted by the Government of India to review and rotationalize the re-emission of duties and taxes on exported products and rebate of state and central taxes and levies scheme। तो इन दोनों स्कीम को रिव्यू करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए एक कमिटी यहाँ पे बनाई गई है और इस कमिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं नीरज कुमार गुप्ता, ठीक है। क्या नाम है इनका, नीरज कुमार गुप्ता चेयरमैन बनाए गए हैं। और इस कमिटी में अदर मेंबर्स कौन से हैं, जैसे SR भरुआ जो फॉर्मर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है ऑफ अ कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, विवेक रंजन जो फॉर्मर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के मेंबर हैं, ठीक है। ये मेंबर्स थे इस कमेटी में। एंड इस कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करनी है 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसका पर्पस क्या है, इस कमेटी को बनाने का पर्पस क्या है या इस रिव्यू को करने का पर्पस क्या है, कि जो करंट स्कीम्स हमारी है, बेसिकली इन स्कीम्स के जो रेट्स हैं वो बेस्ड हैं आपके 2022 के डेटा पे, और इसे हमें रिव्यू करना है अब आपके 2025 के डेटा में, ठीक है। फाइनेंशियल 2025 के डेटा पे बेस्ड हमारा ये रिव्यू होगा, ठीक है। अब जो ये रिव्यू है ये अपडेट करेगा रेट्स टू रिफ्लेक्ट rising input cost, higher logistic and compliance cost, tax changes and global market shifts, ठीक है। तो इनको ये रिव्यू करेगा, इनको ये अपडेट करेगा, ओके। इसके अलावा फंक्शन क्या रहेगा इस कमेटी का, कि ये कलेक्ट करेगा और एनालाइज करेगा डेटा ऑन दी ऑल नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच अफेक्ट्स एक्सपोर्ट, ठीक है। इट विल एंगेज with industry bodies, export promotion council and commodity boards, and it will recommend revised rates for each products or sector under these two schemes, ठीक है। अब इन स्कीम्स की बात करें तो जो रीएमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम है, ठीक है, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था और इसने रिप्लेस किया था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को, ओके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एनहांस करना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बाय रीबर्सिंग डोमेस्टिक टैक्सेस नॉट रिफंडेड वाया GST और अदर मैकेनिज्म, ठीक है। अब ये इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी, मंडी टैक्स, फ्यूल यूज इन ट्रांसपोर्टेशन, स्टैम्प ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट एंड एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवीज, ठीक है। ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। बेनिफिट क्या है इसका, ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स वाया iSCATE पोर्टल, ठीक है। क्या क्या चीज इसमें कवर की गई है, इनिशियली डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यहाँ पे आपका कवर किया था, बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी आ गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स, ये सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए और ये वैलिड आपकी है 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्कीम आती है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाई स्कीम। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और इसने रिप्लेस किया था रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज को, ठीक है। इंप्लीमेंट कौन करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव है जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बाय रिमूविंग द बर्डन ऑफ अनरिफंडेड टैक्सेस एंड लेवीज, ठीक है। इसको भी आपका एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2026 तक, पहले ये मार्च 2020 तक था, ठीक है। इनिशियली वैलिडिटी थी 2020 तक, अब इसको एक्सटेंड करके मार्च 2026 कर दिया गया था, ठीक है। Now next up question है, in October 25, SBI Foundation in collaboration with the University of Agricultural Sciences
ICRISAT, that is International Crops Research Institute for Semi-Arid Topics, and AgriBridge launched the Smart Crop project to support smallholder farmers. What does Smart Crop stands for? तो recently SBI Foundation, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, ICRISAT एंड एग्रीब्रिज ने लॉन्च किया है स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट, जो सपोर्ट करेगा स्मॉल होल्डर फार्मर्स को, और इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप रेसिलेंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस। तो ये जो आपका इनिशिएटिव है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसका काम क्या है? ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा क्रॉप्स की, एंड इट विल इनेबल प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट दी क्लाइमेट रिस्क, आपका पेस्ट हो गया, डिजीजेस हो गया, और सॉइल डिग्रेडेशन, राइट? सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सस्टेनेबल मॉनिटरिंग एंड रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉप्स रेसिलेंस एंड ऑप्टिमल प्रैक्टिसेस। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट क्रॉप। ओके, अब ये जो इनिशिएटिव है, ये 3 साल का इनिशिएटिव है, विच इज सपोर्टेड अंडर SBI फाउंडेशंस लीप लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सीलरेटर प्रोग्राम, और ये फोकस करेगा कौन सी क्रॉप्स में? पल्सेस, ठीक है, स्पेसिफिकली आपकी चिक पी और जो आपकी पिजन पी है, उन पे ये आपका फोकस करेगा। ठीक है, now next is who has been appointed as a 53rd Chief Justice of India by the President of India Draupadi Murmu under the Article 124(2) of Indian Constitution। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको जो है अपॉइंट करते हैं, एंड इस बार 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, और ये किसे रिप्लेस करेंगे? जो करंटली सर्व कर रहे हैं BR गवई, जस्टिस BR गवई जो हैं, उनको ये सक्सीड करेंगे। 24 नवंबर को इनका टेन्योर जो है वो स्टार्ट होएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है। जैसे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो पर्सन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कैंडिडेट है, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 5 years। ठीक है, या फिर जो पर्सन है, दे मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड एज अ एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर एटलीस्ट 10 years। देन नेक्स्ट आपकी क्या है? या फिर पर्सन जो है, दे मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा टेन्योर की बात करें तो वो स्पेसिफिक कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कोई फिक्स टेन्योर यहाँ पे नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता आपके सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे ये मेंशन होता है कि ये इस पोजीशन पे रह सकते हैं अंटिल दे अटेन्स द एज ऑफ 65। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनके पास पावर है कि ये इसे रिमूव, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली आपकी हुई थी। ठीक है, न्यू दिल्ली में ही हुई थी, एंड इसे होस्ट किसने किया था? इंडियन गवर्नमेंट ने एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। ठीक है, अब इसके चेयर कौन थे? हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के यूनियन मिनिस्टर हैं RK सिंह, इन्होंने इस असेंबली को चेयर किया था, अलॉन्ग विद बीनॉट फेरेको, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जो आपका ओपनिंग थी इसकी, वो किसने, मतलब बेसिकली जो ये असेंबली थी, इसे इनॉग्रेट किसने किया था? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसका थीम पूछा जा सकता है, विच इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ओके, एंड इस असेंबली का फोकस एरिया था इन दी सोलर फाइनेंस, ग्लोबल सोलर कैपेसिटी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, सपोर्टिंग स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, इन पे फोकस था, और यहाँ पे 124 प्लस कंट्रीज ने एंड 40 मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब कुछ की इनिशिएटिव्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, अनाउंस किए गए थे, जैसे सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, दैट इज सनराइज इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसका एम है रिसाइकलिंग, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी इन अ सोलर लाइफ साइकिल। ठीक है, इसका फोकस रहेगा इन रिकवरिंग क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, सिल्वर, सिलिकॉन हो गए फ्रॉम दी सोलर पैनल्स और बैटरीज एंड रिड्यूस सोलर ई वेस्ट। ठीक है, ये इसका फोकस एरिया रहेगा। इसके अलावा इस इनिशिएटिव को कौन सपोर्ट कर रहा है? ISA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड UNEP एंड अदर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स आर सपोर्टिंग दिस इनिशिएटिव।
और इसके तहत पायलट हब्स आपके सेटअप किए जाएंगे इंडिया, केन्या एंड फ्रांस में फ्रॉम द 2026। ठीक है। देन नेक्स्ट इनिशिएटिव आता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, और इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबली इंटरकनेक्टेड सोलर ग्रिड हमें जो है बनाना है फॉर क्रॉस बॉर्डर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है। 3 फेजेस इसके रहेंगे। फेज 1 में एशिया मिडिल ईस्ट अफ्रीका, एशिया मिडिल ईस्ट अफ्रीका इंटरकनेक्शन होगा। सेकेंड फेज में यूरोप एंड पैसिफिक इसमें इंक्लूड किया जाएगा। देन थर्ड इज फुली इंटीग्रेटेड ग्लोबल ग्रीन ग्रिड। ठीक है। इसके पार्टनर्स आपके रहेंगे ISA, यूके ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक एंड 120 प्लस कंट्रीज। ओके। एंड इसका आपका फोकस एरिया रहेगा ग्रिड मॉडर्नाइजेशन में, एनर्जी स्टोरेज में, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ISA एकेडमी जो है वो लॉन्च करने की बात की गई है, जहाँ पे ये आपका AI ड्रिवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे सोलर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आपका जो है रहेगा, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। देन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सोलर प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया है। इट सपोर्ट्स स्मॉल island nation with affordable and reliable solar energy. It is jointly developed by ISA, World Bank Group and India. ठीक है। और इसके तहत यहाँ पे 16 ISA मेंबर कंट्रीज जो हैं उन्होंने MOU भी साइन किया है, जिसमें इंडिया जो है वो यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा सोलर डिजाइन, ट्रेनिंग, प्रोक्योरमेंट मॉडल एंड आपके फाइनेंशियल सपोर्ट में। ठीक है। मतलब ये सारी चीजें इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड करेगा इन नेशंस को, आइलैंड नेशंस को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अफ्रीका सोलर फैसिलिटी जो है इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ये इनिशिएटिव आपका 400 मिलियन US डॉलर का है, और इस इनिशिएटिव का काम क्या है, ये बूस्ट करेगा सोलर एनर्जी इन दी अफ्रीका। ठीक है। गोल है इसका टू ब्रिज क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग गैप एंड टू एक्सपैंड सोलर कैपेसिटी, और इसमें आपका मतलब 400 मिलियन US डॉलर में आपका 1,50,000 यूरो का जो कंट्रीब्यूशन है वो फ्रांस का है। ठीक है। पार्टनर्स की बात करें तो ISA, अफ्रीकन गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स इसके पार्टनर्स हैं। एंड यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सोलर फैसिलिटी, राइट। अब इसके अलावा 5 नॉलेज प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे ईज ऑफ डूइंग सोलर 2025, सोलर PV स्किल्स एंड जॉब्स इन अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल सोलर ट्रेंड्स एंड आउटलुक 2025, सोलर कैंपसेस, देन सोलर कंपस, देन ग्लोबल फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क। ये आपके 5 ISA नॉलेज प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। ठीक है, इस असेंबली में। नाउ नेक्स्ट अब बात करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ 8th ISA असेंबली जो 2025 की न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी। सो इट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, क्या थीम थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अगर बात करें प्रीवियस सेशन की, 7th सेशन आपका जो है वो 2024 में हुआ था न्यू दिल्ली में, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टीम वॉन दी प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 टाइटल। तो इनमें से कौन सी आपकी टीम है जिसने प्रो कबड्डी लीग का जो रिसेंट सीजन हुआ था उसे जीता है। तो इट इज वॉन बाय दी दिल्ली दबंग दिल्ली, राइट। दबंग दिल्ली कबड्डी क्लब द्वारा इसको जीता गया है एंड इनका ये सेकंड टाइटल है। ठीक है। सबसे ज्यादा टाइटल किसके पास है, पुनेरी पल्टन के पास, जो 3 टाइटल जिन्होंने जो है हाईएस्ट जीते हैं। ठीक है। इसके अलावा फाइनल मैच में दबंग दिल्ली ने किसको डिफीट किया था, पुनेरी पल्टन को, और ये मैच आपका हुआ था थयागराज इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, दिल्ली, राइट। अब दिल्ली की जो टीम थी इसके कोच कौन थे, जोगिंदर नरवाल। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके टाइटल्स की। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टाइटल दिया गया था फैजल को। ठीक है। रेडर ऑफ द सीजन अयान, एंड डिफेंडर ऑफ द सीजन नवदीप फ्रॉम पटना पायरेट्स। न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये दिया गया था दीपक संकार को फ्रॉम बेंगलुरु बुल्स। ओके। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आपका नेशनल ब्लॉकचेन नेट फ्रेमवर्क जो है ये रिसेंटली न्यूज में था। इसको 2024 में लॉन्च किया गया था। 4 सितंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था विद अ सैंक्शन बजट आउटले ऑफ 64.76 करोड़। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये है क्या, इसे ऐसा समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में जो एक्सेस है, जो अथॉरिटी है, वो एक पर्सन पे ना होके, एक अथॉरिटी पे ना होके जितने उस टेक्नोलॉजी में लिंक्ड आपके अथॉरिटीज हैं उन सभी के पास होगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल कि एक बैंक अकाउंट है
ठीक है, जिसका जैसे एक बैंक अकाउंट है और इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन 4 बंदे कर सकते हैं, ठीक है, पर्सन ए, पर्सन बी, सी एंड डी, ठीक है। तो ये जो बैंक अकाउंट है, इसके जो आपके पासवर्ड्स हैं, ठीक है, इसकी जो आईडी है वो सब इन चारों के पास है, एक के पास ना होके इन चारों के पास है, ठीक है। और ये चारों एक आपकी नोटबुक जो है मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अगर ट्रांजैक्शन किया तो ये ट्रांजैक्शन जो है इसकी जो डिटेल है वो चारों के पास आएगी या चारों के पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। बी ने ट्रांजैक्शन किया तब भी आपके इन चारों के पास जो है इंफॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे अगर कोई डेटा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो वो सारा अलर्ट सभी के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फ्रॉड करने का कोई मतलब एक जो इश्यू चलता है ना फ्रॉड का, वो चीज यहाँ पे बहुत मिनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ब्लॉकचेन का काम है कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो सभी को पता है, और अगर यहाँ पे सभी को पता होंगी तो जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपना नॉमिनी चेंज किया, ठीक है, मतलब सॉरी इस बैंक अकाउंट का नॉमिनी अगर ए ने चेंज किया तो वो डेटा जो है सभी के पास जाएगा। तो जब भी अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन हो जाएगी और इससे पता चल जाएगा कि किसने यहाँ पे जो है धोखाधड़ी की है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपका ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन सिक्योर, इम्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी हो रही है, ठीक है, किसने क्या काम किया वो सबको पता चल रहा है, ठीक है। सिक्योर भी है क्योंकि मैनिपुलेशन होगा तो सबको पता चल जाएगा, तो ये करने की हिम्मत कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक आपका डिसेंट्रलाइज जो है सिस्टम है जहां पे चीजें सबको पता चल रही हैं, ठीक है। नाउ दिस मेक्स अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये फायदा होगा। एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट नेशनल ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के कोर कंपोनेंट की। पहला आता है आपका विश्वसनीय ब्लॉकचेन स्टैक, ठीक है। ये आपका एक इंडिजीनियस मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है which provide technical foundation for developing and deploying blockchain based governance application, ठीक है। ये आपका बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वो है ये विश्वसनीय ब्लॉकचेन स्टैक। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ये ऑफर करेगा शेयर्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इजी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमें प्रोवाइड करेगा। इट ऑपरेट्स वाया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डेटा सेंटर्स इन भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद फॉर स्केलेबिलिटी एंड रेसिलेंस। थर्ड आता है परमिशन लेयर, ये इंश्योर करेगा ओनली वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स कैन वैलिडेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो आपके वैलिडेट मतलब जो आपके वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स होंगे वही यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड मॉड्यूल्स फॉर ऑथेंटिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज, ओके। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है NBF Lite, जो एक सैंडबॉक्स वर्जन है ब्लॉकचेन स्टैक का फॉर स्टार्टअप्स, फॉर एकेडमिया एंड फॉर रिसर्चर्स टू प्रोटोटाइप एप्लीकेशन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रमाणिक, इट इज योर इनोवेटिव सॉल्यूशन जो यूज करेगा ब्लॉकचेन को वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिसिटी एंड सोर्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, प्रोटेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम फ्रॉड, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रमाणिक, ठीक है। प्रमाणिक क्या कर रहा है? ये वेरीफाई करेगा आपके ऑथेंटिसिटी कि आप ऑथेंटिक है कि नहीं, आप सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन बेसिकली कि वो आपकी चेक करेगा, आइडेंटिटी चेक करेगा, ठीक है, कि आप जो है एक तरह से सही बंदे हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल, जो है यहाँ पे आपका इसका फोर्थ कंपोनेंट है, जो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर आउटलाइनिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड सपोर्टिंग क्रॉस सेक्टर एडॉप्शन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस देखें तो सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट चेन ओवरकम करने के लिए फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स को एंड डिलेस को इन सर्विस डिलीवरी, NIC अडॉप्ट करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए सर्टिफिकेट चेन फॉर सिक्योर्ड स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक चेन, ये हमें सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ट्रैक करने के लिए मूवमेंट्स ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। देन आपका नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन का जुडिशरी चेन, यहाँ पे ये यूज करेगा
एनहांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज किया जाएगा फॉर एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट के लिए, विद अ जस्टिस सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर इम्यूटेबल टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल डेटा, ठीक है, एंड लास्ट है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसको यूज किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा इसको, द क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम ensuring a unified digital platform for case records, evidence and judicial document, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदर्श मिश्रा। रिसेंटली रामदर्श मिश्रा जो है इनका डेथ हुआ है। ही इज अ सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट, राइटर एंड एकेडमिक who recently passed away, was conferred with which civilian award in 2025 for his contribution to literature and education। तो जो रामदर्श मिश्रा जी हैं, ठीक है, ये आपके गोरखपुर से बेसिकली थे, गोरखपुर यूपी से, और इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्हें 2025 में लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में पद्मश्री मिला था, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था 2025 में। इसके अलावा इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था 2021 में फॉर पोएट्री कलेक्शन ऑफ मैं तो यहाँ हूँ। देन साहित्य अकादमी अवार्ड 2015 में दिया गया था फॉर हिज पोयम अग्नि की हंसी, एंड व्यास सम्मान इन्हें दिया गया था 2011 में फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड रामदर्श मिश्रा जी जो हैं उनको दिए गए थे। Next is, which Indian city has been announced by the Indian Navy to host 3 major international maritime events, जिसमें आपका इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 है, एक्सरसाइज मिलान है, ठीक है, देन आपका इंडियन ओशियन नेवल सिंपोसिस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स है। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहाँ पे ये आपके जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है। और जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये आपका 18 फरवरी 2026 को आपका होगा। नेक्स्ट है, विच बैंक रिसीव्ड $15 million कमिटमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच इज आर्म ऑफ अ वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट MSMEs इन अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो रिसेंटली जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है इन्होंने कमिटमेंट दी है, ये $50 million जो है इसका अमाउंट जो है वो यहाँ पे देने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक को, ठीक है, किसके लिए? फॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड फॉर सपोर्टिंग MSMEs, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्सन एंड टर्बो entered into a strategic partnership with which company to manufacture medium altitude long endurance, that is MEAL, remotely piloted aircraft system in India for the armed forces। तो लार्सन एंड टर्बो ने रिसेंटली आपका पार्टनरशिप किया है यूएसए की जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नाउ दिस पार्टनरशिप सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्लान टू इंडक्ट 87 मेल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स फॉर सर्विलियंस, ठीक है, सर्विलियंस के लिए, रिकॉनेंस के लिए एंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए इसको जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसे ऐड करने वाली है, ठीक है। 87 ये एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर with an investment of rupees 22.98 crore, which will serve as a main coordinating center of the Northeast Innovation Ecosystem. Where was the NEST cluster inaugurated? तो recently NEST cluster या North Eastern Science and Technology cluster अभी inaugurate किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा, और ये inaugurate किया गया था IIT गुवाहाटी में, ठीक है। और इस क्लस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की गई है 22.98 करोड़ की, ठीक है। नाउ फोकस एरिया इसका क्या रहेगा? 4 वर्टिकल्स में, पहला है ग्रासरूट इनोवेशन, दूसरा है सेमीकंडक्टर एंड AI, तीसरा है बैम्बू बेस्ड टेक्नोलॉजीज एंड चौथा है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो इन पे ये फोकस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा था फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹635 करोड़ अक्रॉस असम, ठीक है। इसमें और कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके प्रपोज किए गए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पे 65 न्यू सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, देन अपग्रेड किया जाएगा रोड कनेक्टिविटीज को, ठीक है। देन ब्रिज कंस्ट्रक्शन की बात यहाँ पे की गई है कि यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट ब्रिज, ठीक है, इन जगहों पे, ठीक है,
सिलोनीजन टू धनसिरी पर घाट, यहाँ पे इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा विद अ कॉस्ट ऑफ 20.59 करोड़। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ई स्टेट्स यहाँ पे किए जाएंगे एट दी राम फलबिल वर्थ रुपीज 14.40 करोड़ एंड लाखी बाजार वर्थ रुपीज 18.40 करोड़। ओके, 40 करोड़। नाउ नेक्स्ट आपका है न्यूज, सेबी ने रिसेंटली आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे अपडेट की हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की हैं, उसके बारे में देखते हैं। सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है रिफॉर्म्स फॉर द निफ्टी बैंक इंडेक्स एंड रिलेटेड इंडेक्सेस। ठीक है, किस चीज के लिए? इंक्रीज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को। फाइन, अब ये एप्लीकेबल किस पे होगा? ये रिफॉर्म्स आपके अप्लाई होंगे नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस पे, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया, ठीक है, फिन निफ्टी हो गया आपका, इनमें ये एप्लीकेबल होंगे। अब यहाँ पे एक चेंज जो किया गया है मेजर, कि पहले इसमें सिर्फ 12 आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते थे, अब यहाँ पे 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, कैनरा बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, देन एक्सिस बैंक आपका है, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है और कोटक महिंद्रा बैंक है। अब यहाँ पे 2 और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वेट की अगर हम बात करें, वेट कैप एडजस्टमेंट की, तो अभी आपका टॉप स्टॉक वेटेज कितना है? 33% का है, और टॉप 3 स्टॉक कंबाइंड वेटेज आपका है 62% का। बट अब नए रिफॉर्म्स के बाद टॉप स्टॉक वेटेज जो है आपका ये 20% हो जाएगा एंड टॉप 3 स्टॉक्स का 45% हो जाएगा कंबाइंड। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो बैंक एक्स एंड फिन निफ्टी जो है ये आपका, इसके लिए टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2025, वेयर एज बैंक निफ्टी के लिए ये 31 मार्च 2026 आपकी रखी गई है। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। एज पर द सेबीज reform introduced to the bank nifty index to enhance diversification and to reduce concentration risk, when is the final deadline for bank nifty to achieve full implementation of the new norms? तो ये आपका फुल इम्प्लीमेंटेशन कब तक होगा? ये आपका अभी हमने पढ़ा 31 मार्च 2026 तक होगा। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है एशियन यूथ गेम्स। एशियन यूथ गेम्स का 3rd एडिशन अभी आपका हुआ था 22 से 31 अक्टूबर को, एंड इसमें टोटल 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 45 नेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, एंड इट वाज हेल्ड इन दी मनामा, बहरीन। ठीक है, इंडियन कॉन्टिजेंट की बात करें तो इंडिया से 222 एथलीट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 119 फीमेल थी और 103 आपके मेल थे। ठीक है, मेडल टैली की बात करें तो 48 मेडल इंडिया ने जीते हैं विद 13 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चीफ द मिशन कौन थे? इट इज योगेश्वर दत्त। एंड जो नेक्स्ट एडिशन है एशियन यूथ गेम का, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है, तो नेक्स्ट एडिशन कहाँ पे होगा? 4th एडिशन आपका तशकिंद उज्बेकिस्तान में होगा 2029 में। क्लियर है? अब यहाँ पे जो 3rd एडिशन था इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन आपके थे? 28 स्पोर्ट्स यहाँ पे थे, जैसे आपका 3x3 बास्केटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन, बीच वॉलीबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टॉप कंट्रीज की। तो सबसे पहला मेडल टैली जो जीती है वो जीती है चाइना ने विद 63 गोल्ड मेडल, उज्बेकिस्तान विद 81 मेडल्स, with 81 टोटल मेडल्स एंड 37 गोल्ड मेडल। 3rd नंबर पे आपका था कजाकिस्तान, देन 4th पे ईरान था, 5th पे थाईलैंड एंड 6th नंबर पे था इंडिया। क्लियर है? नाउ इसके अलावा यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, जैसे धीनिधि जो है इन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग का। ठीक है, और इन्होंने जो है नया रिकॉर्ड यहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड साइन किया, यहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसके अलावा वीर बादू की बात करें, वीर बादू जो है ये आपके पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने मेंस मिक्स्ड मार्शल आर्ट में मेडल जीता है। इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल ये था इन अ कैटेगरी 80 kg कैटेगरी, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। इसके अलावा बात करें प्रीति स्मिता की, तो इन्होंने यहाँ पे सेट किया है यूथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लिफ्टिंग 92 kg इन अ क्लीन एंड जर्क विद अ टोटल ऑफ 158 kg। ठीक है, ये इनका वेट था यहाँ पे। इसके अलावा जो 13 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं उनके मतलब एथलीट्स के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है,
नाउ इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो कौन सी सिटी आपकी है इसमें से जो होस्ट करेगी 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स जो 2029 में होगा? सो अभी हमने पढ़ा इट इज तशकिंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा आपको नोट करना है रिसेंटली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये कैश रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे हमारे एथलीट्स एंड कोचेस को जिन्होंने 3rd एडिशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे गोल्ड मेडलिस्ट जो है उनको 5 लाख का अवार्ड मिला जाएगा, दिया जाएगा। देन 3 लाख का सिल्वर मेडलिस्ट को, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है उनको 2 लाख का दिया जाएगा, और जो 4th प्लेसेस पे आए हैं उनको 50,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोचेस हैं उन्हें 1 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। एंड जो हमारी कबड्डी टीम्स हैं उनको 10 लाख का, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स की जो कबड्डी टीम्स थी उनको उनके एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए 10 लाख का यहाँ पे अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है जिसने ऑर्गेनाइज किया था 3rd एडिशन को, इसके प्रेसिडेंट कौन है? रणधीर सिंह। एंड हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी में लोकेटेड है और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1982 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चार्ल्स कोस्टे हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज अ लेजेंडरी एथलीट फ्रॉम व्हिच स्पोर्ट? तो चार्ल्स कोस्टे जो हैं ये बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली साइक्लिस्ट थे और ये रिसेंटली इनका डेथ हुआ है एंड ही वाज अ फ्रेंच साइकिलिंग लेजेंड। इन्होंने 2024 जुलाई 2024 में एट द एज ऑफ 100 इन्होंने एज अ टॉर्च बीडर सर्व किया था पेरिस ओलंपिक में इन अ ओपनिंग सेरेमनी, राइट? एंड ऑल्सो ही वाज द world's oldest living Olympic gold medalist after the death of Hungarian gymnast Angus Kelly, जिनका जनवरी 2024 में देहांत हुआ था। ठीक है, इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स हैं, जैसे 1947 में इन्होंने जीता था फ्रेंच नेशनल टाइटल इन अ इंडिविजुअल कैटेगरी। ठीक है, 1948 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था इन अ टीम परस्यूट ट्रैक साइकिलिंग इन लंदन और विद द टीममेट्स पेरी एडम, सर्ज ब्लूसन एंड फर्नांड डेक्लेनी। ठीक है, 1949 में इन्होंने इन्होंने जीता था प्रेस्टिजियस 140 किलोमीटर ग्रैंड प्रिक्स दिस नेशन। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किया था फॉस्टो कोपी को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो 3rd राउंड है आपकी पीएलआई स्कीम का, ठीक है, फॉर द स्पेशली और स्पेशलिटी स्टील, ये रिलीज किया गया था। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं फॉर स्टील एंड हैवी इंडस्ट्रीज एचडी कुमारस्वामी, इनके द्वारा 3rd राउंड लॉन्च किया गया है पीएलआई 1.2 नाम से ऑफ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील। इसका एम क्या है कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ऑफ अ हाई वैल्यू एडवांस स्टील प्रोडक्ट ये हम बढ़ाएं। ठीक है, इसे बूस्ट करें, राइट? अब पीएलआई स्कीम जो है स्पेशलिटी स्टील के लिए, इसको 2021 में, जुलाई 2021 में अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा, जिसके लिए 6,322 करोड़ का बजट यहाँ पे आपका दिया गया था। एंड इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसके लिए कितना दिया गया है? फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक का। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी यहाँ पे है मैकॉन लिमिटेड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, अब लॉन्च हिस्ट्री की बात करें तो 2022 में यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था, इसका पहला वर्जन। ठीक है, दूसरा वर्जन 1.1 2025 जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। अब इसका 3rd वर्जन यहाँ पे 1.2 नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पैक्ट की बात करें तो टोटल कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारी पहुंच गई है 43,874 करोड़ की, और इसकी वजह से 30,760 डायरेक्ट जॉब्स भी यहाँ पे जनरेट हुई हैं। इसके अलावा टारगेटेड स्पेशलिटी स्टील आउटपुट यहाँ पे हमारा है 14.3 मिलियन टन्स का। एंड एज ऑफ सितंबर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हुई है आपकी फर्स्ट 2 राउंड से ये है 22,973 करोड़ की। ठीक है, अब यहाँ पे 3rd जो राउंड है इसकी बात करें तो इसके लिए एप्लीकेशन विंडो 30 डेज तक आपकी जो है खुली रहेंगी, और पोर्टल, किस पोर्टल से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो? plymos.mecon.co.in से। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? जो कंपनी है वो इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए एंड इट मस्ट बी इन्वॉल्व इन अ एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड स्पेशलिटी स्टील प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें तो जो पहली कैटेगरीज थी वही यहाँ पे सेम है, 22 सब कैटेगरीज अंडर दी 5 मेजर क्लस्टर, जैसे सुपर अलॉय एंड टाइटेनियम अलॉयज, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील अलॉय एंड स्टेनलेस स्टील, देन कोटेड स्टील्स एंड अलॉय फॉर्जिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें इंसेंटिव की तो इंसेंटिव रेट आपका 4% से 15% का रखा गया है। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट में एंड लेवल ऑफ वैल्यू एडिक्शन
जो अचीव आपने किया है, एडिशन अचीव किया है, ठीक है। इसके अलावा इंसेंटिव के लिए आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द 5 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड पे आउट जो है वो डिस्पर्स किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2027 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइसिंग बेस ईयर है वो अपडेट किया गया है। पहले फाइनेंशियल ईयर 20 था, अब ये फाइनेंशियल ईयर 26 यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 की रिलीज की गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी एंड दिस कमिटी इज चेयर्ड बाय द प्रोफेसर जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ठीक है। अब जो रिपोर्ट है ये हमें बताती है स्टडीज हाउ इनकम एंड वेल्थ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्लोबली एंड हाउ इनइक्वालिटी हैज चेंज ओवर टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 43% ऑफ कंट्रीज जो हैं दे हैव अ हाई इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब इनका जो गिनी कोफिशिएंट है वो आपका अबव 0.4 है। गिनी कोफिशिएंट अगर 0 होता है इसका मतलब है परफेक्ट इनकम इक्वालिटी है। वहीं पे अगर कोफिशिएंट 1 होता है तो इसका मतलब परफेक्ट इनकम इनइक्वालिटी है। वहीं पे ये बता रहा है 0.4%, मतलब 0 से ज्यादा है और 1% से 1 कोफिशिएंट 1 से ये कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो इनकम इनइक्वालिटी है वो हाई है, ठीक है। वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे डेटा दिया गया है 2000 से 2024 के बीच का, जहाँ पे जो ग्लोबली जो रिचेस्ट 1% जो है दे हैव कैप्चर्ड 41% ऑफ ऑल वेल्थ क्रिएटेड एंड बॉटम 50 जो है आपके ऑफ अ ग्लोबल पॉपुलेशन दे हैव रिसीव्ड जस्ट 1% ऑफ अ न्यू वेल्थ, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे बोलते हैं ना जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली है, रिचेस्ट 1% सॉ देयर शेयर ऑफ वेल्थ ग्रो बाय 62% ओवर द सेम पीरियड, मतलब 2000 से 2024 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। देन ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी की बात करें तो 4 में से 1 जना ऐसा है वर्ल्ड वाइड, अबाउट 2.3 बिलियन पीपल, ठीक है, जो फेस कर रहे हैं मॉडरेट और सीवर फूड इनसिक्योरिटी। 2019 से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। एन एडिशनल 335 मिलियन पीपल्स आर रेगुलरली स्किप्ड मील्स, क्योंकि इनके पास फूड ही नहीं है, फूड एक्सेस ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये भूखे बेचारे जो हैं भूखे मर रहे हैं, उन्हें स्किप करना पड़ता है अपना मील, राइट। अब यहाँ पे G20 की बात हो रही है तो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? साउथ अफ्रीका के पास है, जो 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हुई थी और 30 नवंबर 2025 को ये आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द G20 रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी। पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है 83% ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड एग्जिबिट हाई इनकम इनइक्वालिटी रिफ्लेक्टेड अ गिनी कोफिशिएंट अबव 0.4। नेक्स्ट आपका है the richest 1% captured 41% of all new global wealth generated between 2000 and 2024. Next है the sub-Sahara Africa shows the highest regional income inequality with a Gini coefficient of 0.61. Next is in India the wealth share of a richest 1% increased by 62% between 2000 to 2023. Next है nearly 2.3 billion people face moderate or severe food insecurity accounting for about 1/4 of ग्लोबल पॉपुलेशन। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे करेक्ट हैं। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हिच यूएई बेस्ड कंपनी साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 850 करोड़ टू डेवलप मेरिडियन टेक पार्क इन अ टेक्नो पार्क फेज 3 इन त्रिवेंद्रपुरम। तो इनमें से कौन सी यूएई बेस्ड कंपनी है जिसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है केरला की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए? 850 करोड़ के एफडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए, डेवलप करने के लिए मेरिडियन टेक पार्क को इन अ टेक्नो पार्क फेज 3 ऑफ त्रिवेंद्रपुरम। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एआई मर्जुकी होल्डिंग FZC जो है, इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ, ठीक है। अब इस लेटर ऑफ इंटेंट के तहत जो पार्क की यहाँ पे बात की जा रही है मेरिडियन टेक पार्क की, ये डेवलप किया जाएगा ऑन अ 3.5 एकड़ within the 90 acre phase 3 techno park campus and it will consist of a twin 21 story towers with over 1 million square feet of build up area, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंपस है ये डिजाइन किया गया है एज अ सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट
और इसका एम क्या है, हम अचीव करें लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन विद अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर अ ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू साइन लेटर ऑफ इंटेंट विद स्टारलिंक फॉर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है स्टारलिंक के साथ, एलॉन मस्क की जो आपकी कंपनी है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। अब स्टारलिंक जो है ये डिप्लॉय करेगा हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जैसे आपका गढ़चिरौली हो गया, नंदुरबार, वसीम और आपका धाराशिव हो गया इन महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे स्कूल, हेल्थ केयर सेंटर, डिजास्टर कंट्रोल रूम्स में एंड फॉरेस्ट में एंड कोस्टल आउटपोस्ट में, while connectivity will extend to key transport routes, ports, ferries and coastal police network. Okay? अब जो यहाँ पे कंपनी है इसका प्लान है कि ये सेटअप करेंगे 9 गेटवे अर्थ स्टेशन इन मुंबई, नोएडा, हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, आपका लखनऊ, इन सब जगहों पे, एंड दे हैज अप्लाइड फॉर 600 gigabits per second capacity through the first generation satellite constellation. Okay? Now next आपको क्वेश्चन है, which organization has been ranked as a world number 1 cooperative based on GDP per capita performance in International Cooperative Alliance World Cooperative Monitor 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनी है बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025। सो अमूल का नाम आपने सुना होगा, राइट। अमूल या गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है ये आपकी टॉप कॉर्पोरेटिव बनी है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, या ये वर्ल्ड की नंबर 1 कॉर्पोरेटिव बनी है बेस्ड ऑन दी जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये अनाउंसमेंट किया गया था ड्यूरिंग दी आईसीए कॉर्पोरेटिव माइलस्टोन 50 कॉन्फ्रेंस जो आपके दोहा कतार में हुई थी, राइट। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर की बात करें तो ये 2 कैटेगरी में रैंकिंग प्रोवाइड करता है टू दी टॉप 300 कॉर्पोरेटिव्स एंड म्यूचुअल एंटरप्राइजेस। कौन सी 2 कैटेगरी है, एक है टर्नओवर बेस्ड रैंकिंग, दूसरा है टर्नओवर टू जीडीपी पर कैपिटा रेशियो रैंकिंग, जिसमें टॉप किया है अमूल ने या गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने, राइट। एंड दिस मॉनिटर जो है, ये डेटा जो है बेसिकली आपका प्रिपेयर कौन करता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस जो है इन रैंकिंग को, इस डेटा को प्रिपेयर करती है। एंड ये डेटा आपका लिया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023 से, ठीक है। नाउ हम बात कर रहे थे 2 कैटेगरी की, राइट। सो टॉप 5 आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव जिन्होंने आपका टॉप किया है इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय टर्नओवर पर जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। तो इसमें टॉप किया है अमूल ने, सेकंड नंबर पे आपका इफको था, थर्ड पे ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल, देन सिस्टमा अनमाइंड, ठीक है, अनमिंट एंड ग्रुप बीपीसीई जो है फ्रॉम यूरोप, ये टॉप 5 आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो आपकी है इसमें टॉप किया है ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल ने, स्टेट फार्म ने सेकंड नंबर पे, देन REWE ग्रुप बीपीसीई एंड ग्रुप क्रेडिट म्यूचुअल। तो ये सारे आपके टॉप परफॉर्मर यहाँ पे रहे थे इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय टर्नओवर इन डॉलर्स, ठीक है, इस कैटेगरी में। नाउ इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है एरियल ग्वारको, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में लोकेटेड है और इसे 1895 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड बाय द बोस्टन ग्लोबल फर्म एंड एआई वर्ल्ड सोसाइटी। तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको ये ऑनर दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया के गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जो हैं उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। ही इज अ फाउंडर ऑफ अ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। एंड इसके अलावा ये आपका जो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड है इसमें प्रीवियस रेसिपिएंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मर पीएम जो आपके जापान के रहे हैं शिंजो एबे, ठीक है, इनको भी अवार्ड मिला है। एंगला मार्कल जो फॉर्मर चांसलर हैं आपकी जर्मनी की, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देन बैन की मून फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इनको भी अवार्ड मिला है। इवन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट आपके हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको भी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की, ओके।
Now next is, what is the name of Google's initiative to develop a space-based solar-powered AI infrastructure using satellite? तो इस प्रोजेक्ट का नाम आपका है प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या रखा गया है? इट इज प्रोजेक्ट सन कैचर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट सन कैचर इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो गूगल का इनिशिएटिव है। ठीक है, अब इसका एम क्या है? क्रिएट करना स्पेस बेस्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को। और यहाँ पे क्या बोला गया है? 2 सैटेलाइट्स जो हैं ये यहाँ पे डेवलप की जा रही है इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट लैब, एंड ये आपकी लॉन्च की जाएंगी अर्ली 2027 में। ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्बिट करेंगी डवान डस्क सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जहाँ पे सैटेलाइट को बेसिकली मतलब सैटेलाइट को हमेशा सनलाइट यहाँ पे मिलती रहेगी, मतलब उनका ऐसा फेस मतलब ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमेंगी उनका फेस हमेशा सन की तरफ ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरी तरफ पलट जाए और उनपे सन की जो रेज है वो ना पड़े। ठीक है, तो इस ऑर्बिट में इनको रखा जाएगा। ठीक है, नाउ सोलर पैनल्स इन दिस ऑर्बिट कैन जनरेट अप टू 8 टाइम्स मोर पावर देन अ ग्राउंड बेस्ड सोलर पैनल, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली OpenAI लॉन्च इन QA Indian question answering and AI benchmark to evaluate how effectively AI model understand and reason about Indian culture and daily life. How many languages are covered in the Indian question answering data set? तो यहाँ पे OpenAI ने लॉन्च किया है इन QA इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, इसमें 12 लैंग्वेजेस में आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी? बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है, मराठी है, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, तमिल, इंग्लिश। इसमें आप इन लैंग्वेजेस में जो है अपना प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब भी देगा। ठीक है, 10 कल्चरल डोमेन इसमें कवर किए गए हैं, जैसे आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, आर्ट्स एंड कल्चर, एवरीडे लाइफ, फूड एंड कुजीन, हिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। ये सारे डोमेन इसमें आपके रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2000 इसमें इट कंटेन्स 2278 नेटिव क्वेश्चंस इन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश मतलब ये अवेलेबल है आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ग्रेडिंग रूब्रिक में एंड एक्सपर्ट अप्रूव्ड आइडल आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एंड टू एंड silicon carbide semiconductor facility at Info Valley, Bhubaneswar. How much total investment has been made in this project? तो उड़ीसा के जो आपके सीएम है मोहन चरण मांझी जी जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस पे बन सकता है कि कहाँ पे ये आपकी जो है इनॉग्रेट की गई है? इन्फो वैली भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कितनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पे लगाई गई है? तो ये लगाई गई है आपकी 2067 करोड़ की। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। अब ये क्या है? ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि हम जो है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो है इंडिया का, वो आपका जो है बूस्ट किया जा सके, उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग कंपनी कौन सी थी आपकी? 6M प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। ठीक है, और इस कंपनी ने कोलैबोरेट किया था यूके की क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड के साथ फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन। राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 2067 करोड़ की है। ठीक है, लैंड की बात करें 23 एकड़ में ये आपका फैला है, एंड दिस लैंड इज एलोकेटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें इस प्रोजेक्ट की तो 60,000 सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स पर ईयर ये आपका प्रोड्यूस करेगा, एंड 96 मिलियन पैकेज यूनिट्स एनुअली ये आपका देगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल डेट इसकी है 2027-2028। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, NPIL NPCI की जो सब्सिडी है, ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है रेजर पे करलेक के साथ टू इनेबल UPI ट्रांजेक्शन इन विच कंट्री? तो NPIL जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है रेजर पे के साथ ताकि ये UPI ट्रांजेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके मलेशिया में।
ठीक है, मतलब आप इंडिया से रुपए अगर मलेशिया में भेजोगे तो इंडियन रुपीज में भेजोगे, बट वो रिसीव होएगा मर्चेंट को, मतलब मलेशिया के मर्चेंट को इन अ मलेशियन रुपीज। ठीक है। Now next is the Niti Aayog's Frontier Tech Hub unveiled a roadmap titled Reimagining Agriculture, a roadmap for frontier technology-led transformation in गांधीनगर गुजरात। कहाँ पे लॉन्च की गई है? गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब ने। ठीक है। Now question here is, it was developed in collaboration with which of the following co-partners? तो इसको कौन से पार्टनर्स के साथ मिलके आपका जो है डेवलप किया गया है? इज इट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, गूगल है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, या आपके फर्स्ट ए एंड बी है, या फिर सारे हैं? सो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? इट इज ऑल ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों के आपके कोलैबोरेशन से इस फ्रेमवर्क को आपका बनाया गया है, इस रोड मैप को जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो रोड मैप है इसका मेन फोकस रहेगा फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चर रेसिलेंस अगेंस्ट क्लाइमेट एंड मार्केट रिस्क। दूसरा इसका काम रहेगा प्रमोट करना इंक्लूसिव रूरल प्रॉस्पेरिटी को। तीसरा है बूस्ट करना इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन एग्रीटेक इनोवेशन। राइट। इसके अलावा ये जो रोड मैप है ये रिप्रेजेंट करता है विजन अडॉप्ट करने का फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को, जैसे क्लाइमेट रेसिलेंट सीड्स, डिजिटल ट्विन्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, देन आपका एजेंटिक एआई एंड मॉडर्नाइज मैकेनाइजेशन। तो हमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए, ये इसका मेन जो है फोकस इसका है, विजन इसका है। ठीक है, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बढ़े, सस्टेनेबिलिटी एंड फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ाई जाए यहाँ पे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू एड्रेस चैलेंज फेस बाय द स्मॉल होल्डर्स एंड कॉमर्शियल कल्टिवेटर्स, जो रोड मैप है इसने फार्मर्स को 3 कैटेगरी में जो है बांट दिया है। एक होगा एस्पायरिंग फार्मर्स 70 to 80%, देन ट्रांजिशनिंग फार्मर्स 15 से 20% एंड एडवांस फार्मर्स 1 to 2%। ठीक है, इन कैटेगरीज में इनको ग्रुप कर दिया है। ठीक है। नाउ अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो रोड मैप है ये सजेस्ट करता है 3 पिलर फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन 2.0, जिसमें आपका 3 पॉइंट है, जैसे एनहांस करना फाउंडेशनल सिस्टम को, रीइमेजिन करना रिसर्च एंड टैलेंट सिस्टम। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है कन्वर्ज पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स। तो ये 3 पिलर हैं आपके फ्रेमवर्क के फॉर डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन 2.0। ओके। Now next question is, OpenAI has signed a multi-year strategic agreement with Amazon Web Services. What is the total value of this deal? तो OpenAI ने अभी आपका जो है मल्टी-ईयर स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली 7 साल का ये अग्रीमेंट साइन हुआ है Amazon Web Services के साथ, और इसका टोटल आपका जो वैल्यू है इस डील का वो है 38 बिलियन US$। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, 7 साल का है, और फुल डिप्लॉयमेंट इसका आपका हो जाएगा बाय एंड ऑफ 2026। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरीन, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है 5th मैरीटाइम फिशरी सेंसस हाउसहोल्ड एनुमरेशन इन कोची केरला। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मैरीटाइम फिशरी सेंसस? तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, इन्होंने लॉन्च किया है 5वां मरीन फिशरी सेंसस, जो आपका नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, इसका थीम आपका क्या रखा गया है? इट इज स्मार्ट सेंसस स्मार्टर फिशरीज। अब यहाँ पे जो सेंसस है वैसे पेपर मतलब इसको फिजिकली किया जाता था, अब ये मतलब जो डेटा है वो आपका डिजिटली सर्वे यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिजिटली जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, it is a 5-year national survey that records data on fisher household, fishing asset and marine infrastructure under प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इसकी फंडिंग कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, नोडल एजेंसी ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एंड ऑपरेशनल पार्टनर्स का है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। ओके। नाउ ये जो सर्वे है आपका 45 डेज का रहेगा, 3 नवंबर से स्टार्ट हो गया है, ये आपका 18 दिसंबर तक चलेगा, एंड ये आपका डिजिटल मोड में फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, और प्रीवियस एडिशन कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने 3 एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, विच इज डेवलप्ड बाय द ICAR CM FRI। ठीक है,
कौन कौन सी ऐप है? व्यास नव, व्यास भारत, व्यास सूत्रा। व्यास नव क्या है? फॉर वैलिडेशन ऑफ फिशिंग विलेजेस एंड हार्बर्स। व्यास भारत फॉर हाउस होल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एनुमरेशन। एंड व्यास सूत्रा है आपका फॉर रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ हाउस होल्ड एंड एनुमरेशन, राइट। Now next आपको question है, the Unique Identification Authority of India constituted a high-level expert committee to design the Aadhaar Vision of 2032 document aimed at securing and modernizing India's digital identity framework. Who chaired this committee? तो UIDAI ने recently एक committee बनाई है किस चीज के लिए? नया फ्रेमवर्क बनाने के लिए, आधार के लिए, आधार विजन 2032 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। बेसिकली ये फ्रेमवर्क ही आपका, ठीक है, जिसमें कैसे हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है आधार को और सिक्योर कर सकते हैं, वो यहाँ पे बेसिकली चीजें रहेंगी और एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपने जो थॉट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। इनके क्या रिव्यू रहेंगे, क्या थॉट्स रहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे ये सबमिट करेंगे इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि इस कमेटी के चेयर कौन है, इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? इनका नाम है नीलकांत मिश्रा, जो UIDAI के चेयरमैन है, ठीक है। यहाँ पे आपका AI, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा, राइट। नाउ अब कमेटी मेंबर्स कौन से हैं? आपके UIDAI के CEO भुवनेश कुमार, विवेक राघवन जो को फाउंडर हैं सर्वम AI के, धीरज पांडे फाउंडर ऑफ न्यूटनिक्स, देन शशि कुमार गणेशन जो आपके हेड हैं ऑफ इंजीनियरिंग मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म के, राहुल मथन पार्टनर ट्राइलिगल, देन नवीन बुधिराजा आपके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं एंड हेड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इन वियानी सिस्टम, डॉक्टर प्रभाहरन प्रोफेसर एट दी अमृता यूनिवर्सिटी, देन अनिल जैन प्रोफेसर हैं आपके मिचिगन यूनिवर्सिटी, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रॉम USA, मयंक वत्सा फ्रॉम IIT जोधपुर एंड अभिषेक कुमार जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है UIDAI के, ठीक है। Now next is who was conferred with the French civilian honor Chevalier de l'Ordre National du Mérite for his contribution to education, culture, innovation and for strengthening cultural and institutional ties between France and India. तो recently नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट या आपका ये चेवलर दी इडोर नेशनल दी मेरिट जो है दिया गया है सुनील कांत मुंजल को, ठीक है। किसे दिया गया है अवार्ड? सुनील कांत मुंजल को। ये चेयरमैन है हीरो एंटरप्राइज एंड फाउंडर है आपके फाउंडर ऑफ अ स्क्रीन डिप्टी आर्ट्स फाउंडेशन, राइट। इसके अलावा इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1963 में की गई थी बाय द जनरल चार्ल्स डी गॉले, ठीक है। एंड 2025 में सुनील कांत जी को ये अवार्ड किसने दिया था? एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच टू इंडिया HE थेरी मोथू जी ने ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया था, ठीक है। इसके अलावा इस अवार्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें 5 क्लासेस आपकी होती हैं। एक होती है चेवलियर दैट इज नाइट, ऑफिसर, कमांडर, ठीक है, ग्रैंड ऑफिसर एंड ग्रैंड क्रॉस, ये 5 क्लासेस इसमें होती हैं, ठीक है, इस अवार्ड में। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड हिज इमीडिएट रिटायरमेंट फ्रॉम द T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है इनका रिटायरमेंट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से? तो ये न्यूजीलैंड के आपके प्लेयर हैं जिनका नाम है केन विलियमसन, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर आपके बने हैं न्यूजीलैंड के इन मेंस T20 इंटरनेशनल विद 2575 रन्स, ओके। इसी के साथ न्यूजीलैंड के विमेन क्रिकेट टीम कैप्टन जो है सोफी डिवाइन, इन्होंने भी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था फ्रॉम दी वनडे इंटरनेशनल्स, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है ऑन ओकेजन ऑफ द 19th फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस व्हिच एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम वाज अनवील्ड बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन मंथ ऑफ जुलाई आपका 19th फाउंडेशन जो है फाउंडेशन डे मनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का। एंड इस दिन आपके बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारे आपकी सर्विसेज जो हैं वो अनवील की गई थी। उन्हीं में से एक आपकी है भारत FSERP,
ठीक है, कौन सी आपकी इनिशिएटिव है? भारत FSERP इनिशिएटिव जो है इसको लॉन्च किया गया था, जो एडवांस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बेसिकली है। ये आपको एडवांस जो फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग, उसके बारे में हमें डिटेल देगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, विच इज भारत फोरकास्ट सिस्टम एक्सटेंडेड रेंज प्रिडिक्शन। फाइन। नाउ बाकी यहाँ पे जो आपके साइंटिफिक प्रोडक्ट्स या डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, उनके बारे में देखते हैं। इनमें से कुछ मैंने इंक्लूड किए हैं, जैसे एक हम पढ़ चुके हैं भारत फोरकास्ट सिस्टम की। ये हमें ये एक एडवांस सिस्टम है जो हमें लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा, और इससे हमारे जो फार्मर्स हैं और जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उनको बहुत हेल्प मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेव एटलस। ये एक अपडेटेड वेव एटलस है एंड सीबेड चार्ट यहाँ पे जो है रिलीज किया गया था, जिसका मेन एम है सपोर्ट करना सेफ एंड एफिशिएंट मरीन नेविगेशन को। नेक्स्ट आ जाता है सीस्मिक माइक्रोजोनेशन मैप डिटेल। यहाँ पे अर्थक्वेक हैजार्ड मैप जो है वो 4 सिटीज का यहाँ पे रिलीज किया गया था, जिसमें से एक गुवाहाटी है, दूसरा देहरादून, तीसरा सूरत है और चौथा आपका त्रिवेंद्रपुरम है। ठीक है, तो इन 4 सिटीज का अर्थक्वेक हैजार्ड मैप यहाँ पे रिलीज किया गया था। फाइन। नेक्स्ट है मरीन वेदर फॉरकास्टिंग टूल। यहाँ पे जो है आपका इस सर्विस को यहाँ पे अनवील किया गया था। जैसे ये हमें प्रोवाइड करेगा लोकलाइज फॉरकास्ट टू सपोर्ट फिशरीज, शिपिंग एंड कोस्टल कम्युनिटीज। जैसे जो मछुआरे होते हैं वो उनको अगर लोकल फॉरकास्ट यहाँ पे अगर मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो फिशिंग के लिए जो है समुद्र में जा पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ओशियनोग्राफिक डेटा सर्विसेज। ये मॉनिटर करेगा ओशियन का डेटा, जैसे टेम्परेचर क्या है, ठीक है, अभी करंट्स क्या कैसे चल रहे हैं, ओशियन करंट जो होते हैं, तो उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक डेटा सेट। ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, जिसमें हाई रेजोल्यूशन रेनफॉल एटलस जो है ये हमें प्रोवाइड करता है। साथ में ही क्रॉप वेदर कैलेंडर्स ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। रियल टाइम रेनफॉल ट्रैकिंग सिस्टम इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट टूल्स, एडवांस फॉरकास्टिंग मॉडल, तो ये सब आपके साइंटिफिक डेटा सेट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है रियल टाइम डिजास्टर वार्निंग सिस्टम। नाम से ही समझ गए हो, ये हमारे जो है अलर्ट्स जो है वो जारी करेगा, साइक्लोन्स, फ्लड, अर्थक्वेक, इन सब से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क एनहांसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका है एक बेटर सिस्टम डिटेक्ट करने के लिए एंड फॉरकास्ट करने के लिए लाइटनिंग फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट आता है अपर एयर ऑब्जर्वेशन सिस्टम। ये आपका अपर एटमॉस्फेयर जो है उसको मॉनिटर करेगा और इम्प्रूव करेगा वेदर प्रेडिक्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म, यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन टूल ये आपका है फॉर एक्सेसिंग वेदर और क्लाइमेट डेटा। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एवर वाटर टेक्नोलॉजी पार्क, जिसका नाम है एक्वा टेक पार्क, इनॉग्रेटेड टू बूस्ट फिश प्रोडक्शन एंड टू प्रमोट एक्वाकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड्स। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे इंडिया का पहला टेक्नोलॉजी पार्क, वाटर टेक्नोलॉजी पार्क बेसिकली, जिसका नाम है एक्वाटेक पार्क, इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज इनॉग्रेटेड इन दी असम। असम के सोनापुर जगह में इसको इनॉग्रेट किया था असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा। ठीक है, और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इट इज बागीबड़ी, जहाँ पे ये आपका बनाया गया है। ठीक है, अब इसको स्टैब्लिश किया गया है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, जैसे कोलोंग कोपिली एनजीओ जो आपका असम है, in collaboration with NABARD, Assam's Department of Fisheries, ICAR, Indian Council of Agriculture Research, सेल्को फाउंडेशन एंड CIFA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इन सब ने मिलकर इसे स्टैब्लिश किया है एक्वाटेक पार्क को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज which state emerged as a top performer by winning 10 awards at the National One District One Product, that is ODOP Award 2024, which is organized by the DPIIT under Ministry of Commerce and Industry. ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो टॉप परफॉर्मर रहा है और उसे 10 अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2024 में? ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज योर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 34 विनर्स यहाँ पे आपके जिनको अवार्ड दिए गए थे। सेकेंड एडिशन ये आपका था ODOP अवार्ड का, और 3 कैटेगरी में ये अवार्ड आपके दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड यूटीज और इंडियन मिशंस अब्रॉड। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में आपके ODOP अवार्ड्स दिए जाते हैं एंड एक एक करके सारे कैटेगरी की बात करेंगे। जैसे पहली है इंडियन मिशन अब्रॉड।
ठीक है, इस लिस्ट में गोल्ड अवार्ड दिया गया है हाई कमीशन ऑफ इंडिया सिंगापुर को, ठीक है। सिल्वर दिया गया है कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क, ब्रॉन्ज दिया गया है कंसुलेट जर्नल ऑफ इंडिया वैंकूवर को, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी स्टेट एंड यूटीज की। इसमें भी दो कैटेगरी आपकी हैं, सब कैटेगरी, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में चले तो पहला आपका है गोल्ड अवार्ड जिन्हें मिला है आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सिल्वर मेडल मिला है मध्य प्रदेश को एंड ब्रॉन्ज की कैटेगरी में गुजरात, राजस्थान और बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है कैटेगरी बी, जिसमें यूटीज, जिसमें हम बात करें तो आपका JNK यूटी जो है ये आपका गोल्ड अवार्ड इसको दिया गया है। सिक्किम को सिल्वर मिला है और ब्रॉन्ज मिला है मेघालय एंड लद्दाख को, ठीक है। इसी के साथ एक नोट आपका कि बिहार जो है, बिहार ने 100% ODOP कवरेज आपका कर लिया है ऑल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की बात करें, इसमें भी सब कैटेगरी है। कैटेगरी ए फॉर एग्रीकल्चर एंड कैटेगरी बी आपका होता है नॉन एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे गोल्ड दिया गया है आपका गुंतर डिस्ट्रिक्ट को फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और किस प्रोडक्ट के लिए मिला है, चिलीज के लिए। ऐसे ही आपके महाराष्ट्र के जो अल्फांसो मैंगोज हैं उनके लिए रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड मिला है, ठीक है, गोल्ड अवार्ड। सिल्वर की बात करें तो नागपुर के ऑरेंजेस जो हैं इस प्रोडक्ट के लिए नागपुर को यहाँ पे सिल्वर की कैटेगरी में डाला गया है एंड JNK के सैफ्रॉन प्रोडक्ट के लिए पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ब्रॉन्ज कैटेगरी की बात करें तो सिद्धार्थनगर यूपी का फॉर काला नमक राइस, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अमरावती फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर मैंड्रेन ऑरेंज एंड श्रीकाकुलम फ्रॉम आंध्र प्रदेश फॉर कैश्यूज। तो इनको गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की, ब्रॉन्ज अवार्ड डिस्कस की। अब स्पेशल मेंशन की बात करें तो पहला आता है आपका असम का नलबरी, ठीक है, नलबरी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स के लिए। देन वियानंद केरला फॉर द कॉफी एंड ग्रेप्स एंड रीजन्स फ्रॉम द नासिक महाराष्ट्र। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी कैटेगरी बी फॉर नॉन एग्रीकल्चर, जिसमें गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है आंध्र प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है। एक आपका है बापातला, विजयनगरम एंड तिरुपति, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सेलेक्ट किया गया है फॉर चिराला सिल्क साड़ी, बोबिली वीना एंड वेंकटगिरी कॉटन साड़ीज के लिए। सिल्वर अवार्ड के लिए आपके आंध्र प्रदेश का श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट, JNK का गंदरबल एंड इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर द सिल्वर। एंड नेक्स्ट आता है आपका ब्रॉन्ज मेडल के लिए अनाकापल्ली फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ककीनाडा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इन डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है इकिटोपका टॉयज के लिए एंड पेदापुरम सिल्क्स के लिए, ठीक है। स्पेशल मेंशन दिया गया है अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड वेस्ट गोदावरी फ्रॉम आंध्र प्रदेश फॉर कॉटन गिनी एंड प्रेसिंग एंड फॉर नार्सपुर क्रोशिया लेसेस के लिए, ठीक है। ये स्पेशल मेंशन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेरिटरी वॉज रीडिफाइंड एज अ स्टेट विद इन द फ्रेंच रिपब्लिक अंडर द बेट ऑन ट्रस्ट अग्रीमेंट साइंड इन द पेरिस फ्रांस। तो इनमें से कौन सी टेरिटरी है जो बेसिकली रीडिफाइन की गई है एज अ स्टेट, ठीक है। तो ये फ्रेंच की स्टेट बेसिकली बन गई है, ठीक है। और इस टेरिटरी का नाम है न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। न्यू कैलेडोनिया इसका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में ये आपका न्यू कैलेडोनिया जो है ये लोकेटेड है, ठीक है। एंड ये रीडिफाइन किया गया है एज अ स्टेट, किसका, फ्रेंच रिपब्लिक का। इसके अपने कल्चर होंगे, ठीक है, अपनी नेशनैलिटी होगी, बट ये एज अ स्टेट जो है डिफाइन किया गया है फ्रेंच रिपब्लिक का। जैसे आपका USA में यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, वैसे ही ये आपका है न्यू कैलेडोनिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस, जिसको चाइना के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है एट द बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ बीज। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है, इट इज योर साइबोर्ग बी, ठीक है। क्या नाम रखा गया है इसका, साइबोर्ग बी, जो लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। अब साइबोर्ग बी जो है ये 74 मिलीग्राम का है एंड
जो इन्वेंशन है इट इज लेड बाय द प्रोफेसर जाओ जी लियांग्स टीम एट द बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ट्रेसर मिशन टैंडम रिकनेक्शन एंड कप्स इलेक्ट्रोडायनेमिक रिकॉन्सोनेंस सैटेलाइट टू स्टडी अर्थ्स मैग्नेटिक शील्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा इस ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज लॉन्च बाय द नासा। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड इस मिशन को लीड कर रहे हैं डेविड माइल्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इवोआ। ओके, नाउ यहाँ पे जो ये ऑपरेशन है जब ये कंप्लीटली आपका ऑपरेट करने लगेगा, ठीक है, ट्रेसर मिशन, तो इसका मेन एम क्या है कि ये स्टडी करेगा कि कैसे जो सोलर विंड्स होती हैं, ठीक है, कैसे सोलर विंड्स जो आपकी सोलर मतलब सन से आती है वो इंटरेक्ट करती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसके बारे में पूरी स्टडी ये करेगा और इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेगा। Now next is what percentage of ethanol blending in petrol did India achieve in 2025 as announced by the Union Minister Hardeep Singh Puri। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इन पेट्रोल ये अचीव कर ली है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो अचीव किया है 20% का एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, ठीक है, ये हमारा जो वैसे टारगेट था 2030 का, इससे पहले ही ये हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो एथेनॉल प्रोडक्शन है हमारा वो भी अगर हम कंपेयर करें इसे 2014 से 2025 की अगर हम बात करें तो 2014 में हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन जो था वो आपका 38 करोड़ लीटर का था और अब ये इंक्रीज होके हो गया है 661.1 करोड़ लीटर्स और ये डेटा है आपका एज ऑफ जून 2025। ठीक है, इससे हमारा क्या फायदा हुआ है कि जो हमारी डिपेंडेंसी होती थी इंपोर्ट करने में क्रूड ऑयल को वो थोड़ी कम हुई है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री अनाउंस इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनेस्को इफेक्टिव फ्रॉम 31 दिसंबर 2026। तो रिसेंटली आपका यूएसए ने यहाँ पे अनाउंस किया है, बेसिकली यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि ये आपका यहाँ पे जो है यूनेस्को से एग्जिट करना चाहते हैं। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है, सबसे पहले यूएसए ने एग्जिट किया था यूनेस्को से 1984 में। ठीक है, जिस टाइम पे रोनाल्ड रेगन नाम के एक मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया था कि ये यूनेस्को से विड्रॉ करेंगे। फिर जब आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे 2003 में, फिर यहाँ पे यूनेस्को में यूएसए की एंट्री हुई थी। ठीक है, आफ्टर दैट जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2017 में, फिर इन्होंने वापस से एग्जिट ले लिया था और अब यहाँ पे 2017 के बाद 2023 में जब आपके जो बाइडेन आए थे उन्होंने फिर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया था। अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम यूनेस्को से एग्जिट होना चाहते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइम ये चीज देखी जा रही है कि यूएसए जो है एग्जिट कर रहा है यूनेस्को से। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइन, इसी के साथ आपको नोट करना है यूएसए जो है ये कंट्रीब्यूट करता है ओवर 8% ऑफ द टोटल बजट ऑफ यूनेस्को, जिससे जब मतलब यूएसए एग्जिट कर रहा है तो इससे नुकसान जो है वो होने वाला है यूनेस्को को। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे प्रीवियस न्यूज थी आपकी कि जनवरी में यूएसए ने विड्रॉ किया था, आपका मतलब अनाउंस किया था ये विड्रॉ कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ से, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये अनाउंसमेंट भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई थी। Next question here is which Indian space tech startup successfully test fired India's first hydrogen oxygen propulsion engine at the Indian Institute of Science that is IISc Bangalore। तो इनमें से कौन सा आपका स्पेस स्टार्टअप है जिन्होंने ये सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है? तो इट इज डन बाय द स्टारडोर एरोस्पेस। ठीक है, इट इज स्टारडोर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जिनके द्वारा ये टेस्ट आपका सक्सेसफुली करा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्शन इंजन जो है इसे डिजाइन किया गया है टू पावर दी ल्यूकास जो है ये आपका लॉन्च किया जाएगा 2027 में। ठीक है, ल्यूकास आपका नेक्स्ट जनरेशन ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल है जिसको प्लान किया गया है 2027 में इसको जो है लॉन्च किया जाना है। एंड ल्यूकास जो है ये आपका ट्रांसफर पेलोड बेसिकली ट्रांसफर करेगा पेलोड्स को बिटवीन दी ऑर्बिट्स। ठीक है,
Next is Time Magazine released the Time 100 Creator List 2025, highlighting the most influential digital voice globally, who became the only Indian to feature on this list. तो आपका टाइम मैगजीन ने टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट को जो है अभी रिसेंटली रिलीज किया है, और इसमें इंडिया की प्रजक्ता कोहली जो है वो एकमात्र इंडियन है जो इस लिस्ट में आपकी फीचर की गई है। ठीक है, अब जो ये आपकी लिस्ट है ये 5 कैटेगरीज में रिलीज की जाती है, टाइटन्स, लीडर्स, एंटरटेनर्स, फिनोमिना एंड कैटलिस्ट में, और प्रजक्ता कोहली जो है इनको फीचर किया गया है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो टाइटन कैटेगरी में काई सियांट, मिस्टर बीस्ट, कैबिलेमे, चार्ली डी एमेलियो, इन सबको आपका इंक्लूड किया गया है। लीडर्स कैटेगरी में मार्क्विस ब्राउनली, विवियान टू, एलेक्स कॉपर, इन सबको यहाँ पे फीचर किया गया है। देन एंटरटेनमेंट कैटेगरी जो है इसमें प्रजक्ता कोहली, टेलर फ्रैंकी पॉल, इनको शामिल किया गया है। फिनोमिना कैटेगरी में टाइलन बिग्स, खैबियन लामे जो है इनको इंक्लूड किया गया है। कैटलिस्ट कैटेगरी में जय शेट्टी, मेल रॉबिन्स एंड पैटी गोनिया जैसी शख्सियत जो हैं वो आपकी शामिल की गई है। नाउ टाइम मैगजीन की बात करें, इसके एडिटर इन चीफ हैं आपके सैम जैकॉब्स, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसको 1922 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, the Department of Empowerment of Persons with Disability partnered with which ministry to launch integrative rehabilitation initiatives for persons with disability? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का अग्रीमेंट साइन हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, किस चीज के लिए? इंटीग्रेटिव रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव्स के लिए फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ ये आपका पार्टनरशिप किया गया है। एंड यहाँ पे टोटल ₹5.26 करोड़ का यहाँ पे जो है आपका सैंक्शन किया गया है अमाउंट अंडर द नेशनल फंड फॉर PWDs, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है सैंक्शनिंग इनिशिएटिव जो आपका है, ठीक है, ये किया गया था ड्यूरिंग दी 19th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द नेशनल फंड ऑफ PWDs। ठीक है, जिसके चेयरपर्सन आपके थे राजेश अग्रवाल, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के। ठीक है, कहाँ पे ये हुई थी? ये न्यू दिल्ली में आपकी हुई थी। ओके, नाउ इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, इम्प्लीमेंटेशन थ्रू दी नेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें जो NIEPID है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, सिकंदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। ठीक है, ये इसे इम्प्लीमेंट करेगा और यहाँ पे इसका फोकस रहेगा ऑन स्टैब्लिशिंग दी आयुष सेंटर फॉर रिसर्च इन न्यूरो डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका SVNIR TAR सवनीतार, जो आपका स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च है। कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है और इसका फोकस रहेगा स्टडी ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जैसे रक्तमृत वाटी फॉर मैनेजिंग ब्लड डिसऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अली युवार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, जो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसका फोकस एरिया रहेगा रिसर्च द इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट आता है आपका इंस्टीट्यूशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसके फोकस एरिया आपके रहेंगे कंबाइनिंग योगा विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर ओल्डर अडल्ट्स, comparing Ayurvedic Panchakarma with physiotherapy for knee osteoarthritis. Next है testing Ayurvedic herbal treatments against insulin for diabetic adhesive capsulitis. Okay. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी पार्टनर्ड विद विस्कपे टू एक्सपैंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज? तो इनमें से कौन सी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसने रिसेंटली विस्कपे के साथ पार्टनरशिप की है इनका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सर्विसेज एक्सपैंड करने के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेरूपे कंपनी ने पार्टनरशिप की है ब्रिस्कपे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रिस्कपे जो है इसको इन मंथ ऑफ मार्च इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था RBI से टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर।
ठीक है। पेमेंट एग्रीगेटर आपके 3 टाइप के होते हैं, एक फिजिकल वाला, एक ऑनलाइन और तीसरा आता है आपका क्रॉस बॉर्डर वाला। ठीक है, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवर आरबीआई ने दिया था ब्रिस्क को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक स्लोगन भी इनका है, बॉर्डरलेस पेमेंट बाउंडलेस ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फुली विमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी नेम्ड वसंत विहार डिस्पेंसरी इनॉग्रेटेड बाय द कोल इंडिया लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पे इंडिया की पहली फुली विमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी आपकी इनॉग्रेट की गई है? ठीक है, जिसका नाम वसंत विहार डिस्पेंसरी रखा गया है। तो इट इज लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जगह पे ये आपकी इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, साथ में ही इनॉग्रेशन किसने किया था? जो SECL के CMD हैं हरीश दुहान, इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। और यहाँ पे 14 मेंबर टीम विमेंस की है जो इसे मैनेज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 which village was officially declared India's first digital nomad village under the Nomad Sikkim initiative? तो इनमें से कौन सा विलेज है सिक्किम का जिसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है इंडिया का पहला डिजिटल नॉमेड विलेज? अब जो ये विलेज है इसमें आपके 2 ब्रॉडबैंड लाइन्स हैं। ठीक है, अब पूरे विलेज में वाईफाई यहाँ पे आपका अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं घूमूं भी, और पर जब मैं घूम रही हूँ मैं अपना ऑफिस का काम भी साथ में करती रहूँ। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी लोकेशन देखूंगी जहाँ पे मेरे को नेट कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे मुझे पावर बैकअप मिलेगा। ठीक है, जैसे इन्वर्टर की फैसिलिटी हो वहाँ पे। ठीक है, लाइट का कोई इफेक्ट ना पड़े, वाटर सप्लाई, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं पानी का, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट का, इको होम स्टे मेरे को चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे को ऑफिस के काम करने के लिए चाहिए। तो ऐसे ही सारी चीज़ें, सारे जो ये बेसिक आपकी चीज़ें हैं वो अवेलेबल कराई गई हैं आपके YAC-10 विलेज में, जो सिक्किम का विलेज है, अंडर विच इनिशिएटिव? नॉमेड सिक्किम इनिशिएटिव। सो बेसिकली ऐसा टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है जहाँ पे आप अपना काम भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि मेरे को छुट्टी चाहिए या ऐसी लोकेशन में मेरे को काम करना है जहाँ पे पीस हो। ठीक है, अपनी सिटी लाइफ से अगर आप चाहते हो कि कुछ दिनों के लिए मैं छुटकारा लेके थोड़ी ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे शांति हो बिल्कुल, और वहां जाके मैं काम करूं, तो आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है YAC-10 विलेज का कि आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, नाउ अब जो ये प्रोजेक्ट है नॉमेड सिक्किम प्रोजेक्ट, ये आपका कोलैबोरेशन है पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। YAC-10 विलेज जो है वो आपका पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में आता है ऑफ सिक्किम, एंड पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NGO सरवहिते, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये आपका जो प्रोजेक्ट है इस पे काम हो रहा है, एंड इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन साइन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, नीति आयोग एंड भाषणी टू स्ट्रेंथन इंडियाज कैपेबिलिटीज इन डेटा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड AI इकोसिस्टम? ओके, सो रिसेंटली इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ, नीति आयोग के साथ और भाषणी के साथ कोलैबोरेट किया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर ने इन तीनों के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो पहले बात करेंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। तो इनके साथ एक MOU साइन हुआ है IIM उदयपुर का, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टैकल करना स्टैटिस्टिकल चैलेंज एंड प्रमोट करना डेटा एनालिटिक्स को इंडिया में। और इसके तहत, इस MOU के तहत जो IIM उदयपुर है ये एज अ नॉलेज पार्टनर यहाँ पे काम करेगा फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डेटा इनोवेशन लैब। ओके, नेक्स्ट आता है IIM उदयपुर ने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, दैट इज डेमियो ऑफ नीति आयोग। ठीक है, और इसका फोकस एरिया रहेगा ऑन डेवलपिंग टूल किट्स फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, कंडक्ट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को फॉर ऑफिशियल्स एंड स्टेक होल्डर्स, कैरी आउट करना इवैल्यूएशन स्टडीज फॉर पॉलिसी असेसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका IIM उदयपुर ने जो है ज्वाइन किया है भाषणी को अंडर दी अनुसंधान मित्र इनिशिएटिव।
ठीक है, इसको बेसिकली इन्होंने ज्वाइन किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना रीजनल हब्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड स्ट्रेंथन करना डेटा सेट्स को फॉर अंडर रिप्रेजेंटेटेड इंडियन लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सप्लाई चेन फाइनेंस टेक्नोलॉजी फर्म हैज पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ इंडिया टू लॉन्च BOI ट्रेड इजी, डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म जो ऑफर करेगा इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल लोन्स टू दी MSMEs विद इन 30 मिनट्स। तो रिसेंटली यहाँ पे आपका जो कैश इनवॉइस है, ठीक है, कैश इनवॉइस ने आपका जो है पार्टनरशिप किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि ये आपका इंस्टेंट वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कर सके MSMEs को। क्लियर है? नाउ बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया इस MOU के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत बैंक ऑफ इंडिया का एम है, इनका टारगेट है कि 1000 करोड़ का ये डिस्बर्समेंट यहाँ पे करेंगे विद इन 4 to 6 month, एंड दे विल रीच मोर देन 2 लाख MSMEs अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, Now next question है, who has been announced as a recipient of Dada Saheb Phalke Award 2023 by Ministry of Information and Broadcasting? तो इनमें से कौन से आपके रेसिपिएंट थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 के? तो इट इज मोहन लाल विश्वनाथन नायर। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मोहन लाल विश्वनाथन नायर, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ही इज द रेसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड एंड ही वाज द 55th रेसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। इसके अलावा इन्हें 2001 में पद्मश्री से नवाजा गया था, 2019 में पद्म भूषण से, राइट। इसके साथ ही 2009 में इनको कमीशन किया गया था ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट पे इन द इंडियन टेरिटोरियल आर्मी, राइट। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर के हम विनर की बात करें तो हमारे जो वेटरन इंडियन एक्टर्स हैं मिथुन चक्रवर्ती, ये आपके प्रीवियस ईयर के विनर रहे थे। ओके, बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी टू कॉमरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दूदू राज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज करता है। अब यहाँ पे बात करें प्राइस की, तो स्वर्ण कमल या गोल्डन लोटस मेलेडियन यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, एक शॉल दी जाती है, कैश प्राइज दिया जाता है 10 लाख का। ठीक है, इस बार के सिलेक्शन कमेटी जो थे इसमें 3 मेंबर थे, मिथुन चक्रवर्ती, नेक्स्ट है आपके शंकर महादेवन एंड डायरेक्टर आशुतोष ग्वारेकर। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ बिम्स्टैक यंग लीडर्स समिट 2025 होस्टेड बाय इंडिया? तो सेकंड एडिशन जो आपका हुआ था बिम्स्टैक यंग लीडर्स समिट का, ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया ने इसे होस्ट किया था और ये हुआ था आपका गुवाहाटी असम में। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसे हम बिम्स्टैक के नाम से जानते हैं, बिम्स्टैक यंग लीडर्स समिट की अगर हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो इसका ड्यूरेशन क्या था? 9 से 11 सितंबर तक ये आपकी हुई थी। ऑर्गेनाइज इसे किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अलॉन्ग विद भारत स्काउट एंड गाइड्स। ठीक है, बिम्स्टैक कंट्रीज की बात करें तो ये आपकी आती हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और अगर बात की जाए फर्स्ट एडिशन की, वो कहाँ पे हुआ था? वो फरवरी 2025 में गांधीनगर गुजरात में आपका हुआ था। अभी वाला गुवाहाटी में हुआ है और प्रीवियस वाला गांधीनगर गुजरात में आपका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन MOU विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया टू इम्प्लीमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव टाइटल नर्चरिंग बिगनिंग्स? और इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने WHO इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है नर्चरिंग बिगनिंग इनिशिएटिव के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव जो है? तो इट इज डन बाय द मालाबार ग्रुप। ठीक है, मालाबार ग्रुप द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। और सिग्नेटरीज की बात करें तो WHO रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया जो है डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफरिन, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड MP अहमद जो चेयरमैन है मालाबार ग्रुप के, उनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, अब बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन गोल है इंप्रूव करना न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रंस इन अ डिसएडवांटेज्ड अर्बन कम्युनिटीज। और ये आपका फोकस करेगा प्रोजेक्ट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री न्यूट्रिशियस फूड, ऑफरिंग मेडिकल केयर एंड सपोर्टिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन। ठीक है, की फोकस एरिया यहाँ पे आपके रहेंगे। ये बेसिकली आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका एम्फसाइज करेगा पहले
1000 दिन पे, ठीक है, फर्स्ट 100 डेज फ्रॉम कंसेप्शन टू अर्ली ईयर्स ऑफ चाइल्ड्स लाइफ, ठीक है। नाउ अब ये जो प्रोजेक्ट है, इट इज बिल्ड अपॉन द फ्लैगशिप CSR प्रोग्राम ऑफ मालाबार ग्रुप विच इज हंगर फ्री वर्ल्ड, ठीक है, जो फोकस करता है इन एलिमिनेटिंग हंगर, ओके। अब जो ये प्रोजेक्ट है, इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मालाबार चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, इनिशियली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका अर्बन कम्युनिटीज में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इन दिल्लीज, एंड बाद में ये आपका फर्दर जो है एक्सपैंड किया जाएगा अदर स्टेट्स एंड सिटीज में, ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज थी कि रिसेंटली गाइडलाइंस आपकी रिलीज की गई हैं क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम की, ठीक है। और किसने ये इशू की थी? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा इसको रिलीज किया गया था फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग, ठीक है। ये इसके लिए एप्लीकेशन विंडो आपकी अक्टूबर से स्टार्ट हुई है एंड इट विल ओपन टिल 1 अप्रैल 2026। इसका मेन एम है हमें डेवलप करना है इंडिया के रिसाइकलिंग कैपेसिटी फॉर द सेपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल हो गया फ्रॉम दी सेकेंडरी सोर्सेस, राइट। सेकेंडरी सोर्सेस में जैसे ई वेस्ट हो गया या यूज बैटरीज हो गया वो, ओके। अब इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा स्कीम का? फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक रहेगा एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, स्पेंड लिथियम आयन बैटरीज, अदर स्क्रैप मटेरियल जिसमें क्रिटिकल मिनरल हो, तो ये सारे आपके जो है सोर्सेज रहेंगे। इसके अलावा स्कोप्स की अगर हम बात करें तो जो ये चीज है ये एप्लीकेबल रहेगी टू इन्वेस्टमेंट्स इन अ न्यू यूनिट एज वेल एज एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एक्जिस्टिंग यूनिट। तो आप जो एक्जिस्टिंग यूनिट है उसको भी एक्सपैंड कर सकते हो और नई यूनिट्स भी यहाँ पे आपकी एप्लीकेबल रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे? जैसे आपके लार्ज रिसाइकलर्स हो गए, ठीक है, या स्मॉल रिसाइकलर आपके हो गए, या स्टार्टअप्स जो हो गए वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर हम बात करें ग्रुप वाइज तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? जैसे लार्ज रिसाइकलर अगर है तो इसका रेवेन्यू आपका ओवर 200 करोड़ का होना चाहिए। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 100 करोड़ की चाहिए। फैसिलिटी कैपेसिटी 10,000 टन पर ईयर होनी चाहिए और इंसेंटिव एलोकेशन आपका रहेगा यहाँ पे अप टू ₹990 करोड़ का, ठीक है। बात करें स्मॉल रिसाइकलर एंड स्टार्टअप्स की तो इसमें रेवेन्यू आपका जो है बताया गया है बिलो ₹200 करोड़ का रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़, आपकी फैसिलिटी कैपेसिटी 5,000 टन्स पर ईयर होगी और इंसेंटिव एलोकेशन आपका अप टू 495 करोड़ रहेगा, ठीक है। देन आउटले एलोकेशन की बात करें तो इसमें टोटल आउटले स्कीम का आपका दिया गया है 1,485 करोड़ या अप्रोक्सीमेटली आपका 1,500 करोड़ भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग रहेगी आपकी 700 करोड़ की, मतलब इसके लिए 700 करोड़ यहाँ पे खर्च किया जाएगा। ई वेस्ट के लिए 650 करोड़, अदर वेस्ट स्ट्रीम्स के लिए 135 करोड़ का, ठीक है। इंसेंटिव्स की यहाँ पे मतलब इंसेंटिव्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कैपेक्स सब्सिडी जो है 14 से 20% की यहाँ पे रहेगी ऑन एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओपेक्स सपोर्ट जो रहेगा इट विल लिंक टू इंक्रीमेंटल सेल्स परफॉर्मेंस और एप्लीकेबल होगा लार्ज और स्मॉल रिसाइकलर्स दोनों के लिए ही। जैसे लार्ज रिसाइकलर है तो यहाँ पे टारगेट यहाँ पे क्या बताया गया है, 2 ईयर टारगेट रहेगा 60 करोड़ का एंड 5 ईयर टारगेट रहेगा आपका 150 करोड़ का। वहीं पे स्मॉल वाले जो हैं इनके लिए 30 करोड़ और 75 करोड़ रहेगा 5 ईयर टारगेट का। नाउ अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। Ministry of Mines recently in October launched the guidelines for critical mineral recycling incentive scheme. The scheme primarily aims to promote recycling and recovery of which of the following? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके लिए इसका मेन एम क्या है? इस स्कीम का मेन एम है प्रमोट करना क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सपैंड इट्स नेटवर्क अक्रॉस 18 स्टेट्स इन इंडिया? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? तो इट इज प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, ठीक है। इट इज प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जिन्होंने ये बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। इसका टारगेट सेगमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, अंडरसर्व्ड, माइक्रो फाइनेंस customers are the target segment of this bank assurance tie-up, okay.
रीजनल फोकस इसका रहेगा आपका साउथ स्टेट्स में, विच इज तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला. Now next is, which country won the 13th edition of Sultan of Johor Cup, which is men's junior हॉकी आपका जो टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था, जौहर बाहरू मलेशिया में, इन मंथ ऑफ अक्टूबर. ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कंट्री ने 13वां एडिशन जीता है सुल्तान ऑफ जौहर का? इट वॉज वॉन बाय द ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को डिफीट किया था फाइनल में. ठीक है, इंडिया रनर अप रहा था विद सिल्वर मेडल, एंड आपका सेकंड रनर अप रहा था ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, इंडिया ने सिल्वर जो है हासिल किया है 2012 में, 15 में, 18 में, 19 में, और इस बार 2025 में भी इंडिया को सिल्वर मिला है. ठीक है, इसके अलावा ड्यूरेशन की बात करें तो 13th एडिशन 11 से 18 अक्टूबर 2025 तक चला था. इसमें 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड मलेशिया ने. ठीक है, नाउ मैक्सिमम टाइटल किसने जीते हैं इस जौहर कप के? तो इट इज वॉन बाय ग्रेट ब्रिटेन, जिसे 4 टाइटल मिले हैं, एंड इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है विद 3 टाइटल, जो 2013, 14 और 2022 में हमने जीते थे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इन अक्टूबर लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, दैट इज ई बॉन्ड सिस्टम फॉर हाई वैल्यू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन. तो रिसेंटली महाराष्ट्र द्वारा ई बॉन्ड को लॉन्च किया गया था, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र 16th स्टेट बना है इंडिया का. ठीक है, जिसने अडॉप्ट किया है डिजिटल सिस्टम को. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ ट्राइपार्टी एमओयू विद ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड एंड एक्सिस के टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम. तो रिसेंटली आपका जो गुड लक इंडिया है, इन्होंने आपका ट्राई पार्टी एमओयू साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड एंड एक्सिस के टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम. ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी. Now next is, which company in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited launched the National Pension System Platform Worker Model under the supervision of PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने HDFC Pension Management Company के साथ कोलैबोरेशन किया है लॉन्च करने के लिए NPS प्लेटफॉर्म वर्कर मॉडल को अंडर द PFRDA, अंडर द सुपरविजन ऑफ PFRDA? सो इट इज योर Zomato. ठीक है, जोमैटो ने यहाँ पे ये कोलैबोरेशन की है. नाउ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोलैबोरेशन करने का, कि ये प्रोवाइड करे स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द गिग बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स एंड इंटीग्रेट करें उनको इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, इसके लिए ये यूज करेंगे केवाईसी या केवाईसी फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, एंड ओवर 30,000 डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं इन्होंने जनरेट किया है आपका PRANAs विद इन अ फर्स्ट 72 आवर्स. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जोमेटो का टारगेट क्या है, इसका एम है कि इन्हें ऑनबोर्ड करने हैं मोर देन 1 लाख पार्टनर्स बाय December 2025. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग entities was fined rupees 31.80 lakh by Reserve Bank of India for failing to return credit balances to certain card holders फ्रॉम रिफंड और फेल्ड ट्रांजेक्शन. तो इनमें से कौन सी आपकी एंटिटी है जिसपे 31.80 लाख का फाइन लगाया गया है आरबीआई द्वारा? तो इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन. ठीक है, इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन जिन पे फाइन लगा है. इसके अलावा आरबीआई ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उन पे भी पेनल्टी लगाई है 4.2 लाख की. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, विच बैंक इन पार्टनरशिप विद अ फ्री चार्ज लॉन्च गोल्ड बैग्ड क्रेडिट ऑन यूपीआई टू प्रोवाइड इंस्टेंट क्रेडिट टू द कस्टमर. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पार्टनरशिप की है फ्री चार्ज के साथ लॉन्च करने के लिए गोल्ड बैग्ड क्रेडिट ऑन यूपीआई, ताकि ये प्रोवाइड कर सके इंस्टेंट क्रेडिट टू द कस्टमर? तो इट इज योर एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है फ्री चार्ज के साथ. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 जो आपका कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा, इट्स थीम वाज शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. शेपिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजिशन वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम. ठीक है, अब ये जो फोरम था इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. 29 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चला था कुआलालंपुर कन्वेंशन सेंटर में मलेशिया में. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे होस्ट कौन था? सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन मलेशिया की जिसका नाम है
पर्टुभुआन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कैसेला मर्तन सोसियल, ठीक है। तो ये आपकी सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी मलेशिया की, एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है इन्होंने यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया था, मतलब ये इसके होस्ट थे ये, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया को एक अवार्ड भी मिला है, ISSA अवार्ड 2025 फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये अवार्ड को इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनसुख मंडाविया जी ने जो है रिसीव किया था। इस अवार्ड की बात करें तो 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी, एंड इट इज़ अ ट्राई एनुअल अवार्ड जो हाईएस्ट ऑनर है ISSA का फॉर कंट्रीज मेकिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रेसिलेंट एंड इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ISSA काउंसिल इलेक्शन भी यहाँ पे हुए थे, जिसके प्रेसिडेंट री इलेक्ट किए गए हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान जो CEO हैं, एंड DG हैं आपके पर केसो के, ठीक है, जो सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है मलेशिया की। देन ट्रेजर री इलेक्ट किए गए हैं जियान मार्क वेंडनबर्ग, DG हैं जो बेल्जियम के नेशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के। देन इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी वीडियो फेस्टिवल भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। इसी इवेंट में यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था शोकेस करने के लिए इनोवेटिव वीडियोस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, सक्सेस स्टोरीज एंड सॉल्यूशंस इन अ ग्लोबल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। Now next question है, which of the following statement is incorrect with respect to the Comptroller and Auditor General's report titled State Finances 2022-2023 a decadal analysis। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है आपकी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्टेट फाइनेंसेस 2022-2023 अ डिकेडल एनालिसिस। अब इस रिपोर्ट में बेसिकली जो हमारे स्टेट्स हैं उनमें कितना पैसा खर्च होता है, ठीक है, बेसिकली उसका रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, डेफिशिएट इंडिकेटर, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में ये हमें रिपोर्ट बताती है, ठीक है। किस पे कितना खर्च हुआ है और किस चीज़ के लिए या कौन से सेक्टर में कितना पैसा जो है स्टेट खर्च कर रहा है, तो इसके बारे में हमें डिटेल मिलती है इस रिपोर्ट से, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज पर द रिपोर्ट द टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट्स ऑफ 28 states was 35,13,095 crore। नेक्स्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर बाय ऑल 28 states in financial year 2023 was 42,43,920 crore। Next है, as on 31st March 2023, the total public debt of all 28 state governments was 59,60,428 crore। Next statement है, Uttar Pradesh reported the highest revenue surplus in financial year 2023, followed by Gujarat and Odisha। And last statement says, Tamil Nadu recorded the largest revenue deficit in financial year 2023 among all states। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, B इज करेक्ट, C इज करेक्ट एंड D इज करेक्ट। नाउ यहाँ पे करेक्शन है आपका ऑप्शन नंबर E में, दैट इज आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे जो है आपका आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ तमिलनाडु। मतलब कि आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे आपका रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सबसे ज्यादा किसका था, आंध्र प्रदेश का था, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर E। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये जो रिपोर्ट है इट शोज द एनालिसिस ऑफ 28 स्टेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 विद अ डेटा स्पैनिंग द लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, 2013-14 से लेके ये 2022-23 तक का हमारा डेटा जो है हमें बताता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट जो है वो आपके 35.13 लाख करोड़ के थे। एंड यहाँ पे एज ऑफ GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो 22.96% ये आपका था, ठीक है, ऑफ अ कंबाइंड GSDP, ठीक है। देन अब इसके कंपोजिशन की बात करें रेवेन्यू रेसिप्ट्स की, तो इसमें स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू आ जाता है आपका, विच कंस्टिट्यूटेड 48%, यूनियन टैक्स कंस्टिट्यूटेड 27%, देन सेंट्रल ग्रांट आपका 17% एंड स्टेट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ये आपका 7.80% का है, ठीक है। देन फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे कितना अमाउंट ग्रांट किया है, 1.72 लाख करोड़ यहाँ पे जो है फाइनेंस कमीशन द्वारा ग्रांट किया गया है, जिसमें 50% रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, 26% आपका है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 11% अर्बन लोकल बॉडीज ग्रांट, देन 11% आपका अर्बन लोकल बॉडीज ग्रांट है, 10% स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का है एंड 1% आपका स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का है, ठीक है। ये इसका ब्रेकअप है। नेक्स्ट है
एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है इन स्टेट्स पे 42.43 लाख करोड़ का हुआ है, जिसमें रेवेन्यू का अगर परसेंटेज देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो 85% ये रहा है और 15% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर जो है वो 43.49% का है, सब्सिडीज का 8.61% बताया गया है। इसके अलावा सेक्टोरल स्टेट की बात करें तो जनरल सेक्टर में 30.34% का देखा गया है, सोशल सेक्टर में 38.24% का एंड इकोनॉमिक सेक्टर में 28.90% का। वहीं पे डेप्ट एंड लाइबिलिटीज की अगर हम बात करें तो टोटल पब्लिक डेप्ट आपका जो देखा गया है एज ऑफ 31 मार्च 2023 ये है 59.60 लाख करोड़ का। इसमें से इंटरनल डेब्ट कितना है 54.03 लाख करोड़ का है और लोन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट आपका 5.57 लाख करोड़ का है। ठीक है, वहीं पे पब्लिक अकाउंट लायबिलिटी की बात करें तो ये 13.05 लाख करोड़ का है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट कौन सा रहा है, अभी हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश रहा है विद 37,000 करोड़, followed by Gujarat 19,865 crore and Odisha 19,456 crore. Then they are followed by Jharkhand, Karnataka and Chhattisgarh. ठीक है, वहीं पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आपका जो है ये आपका टॉप नंबर पे था, फॉलोड बाय मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स की बात करें तो 12 यहाँ पे आपके हैं। ठीक है, जिनका टोटल कंबाइंड डेफिसिट आपका 2.22 लाख करोड़ का है। ठीक है, इसमें टॉप किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने विद 43,488 करोड़। देन तमिलनाडु सेकेंड नंबर पे था 36,215, फॉलोड बाय राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, नाउ बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। एज ऑफ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट 90 to 100% में आपका आता है बिहार, केरला, मेघालय, महाराष्ट्र, इन्होंने टॉप किया है। देन 80 से 90% में असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। 75 से 80% में आंध्र प्रदेश एंड पंजाब आपका आता है। ठीक है, मतलब टॉप में। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपका दिया गया है वेस्ट बंगाल को। ठीक है, एंड टोटल ग्रांट यहाँ पे 86,201 करोड़ का दिया गया है, जिसमें से 15.76% आपका अकेला वेस्ट बंगाल को गया है। फाइन, नेक्स्ट आता है स्टेट ओन रेवेन्यू स्ट्रेंथ। तो टॉप स्टेट्स जिसमें हाईएस्ट आपका स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू एंड स्टेट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू आया है, मतलब कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये है आपका हरियाणा विच इज 80%, फॉलोड बाय तेलंगाना 79, महाराष्ट्र 73%, गुजरात 72%, कर्नाटका एंड तमिलनाडु 69% एंड गोवा आपका 68% है। वहीं पे लोएस्ट ओन रेवेन्यू स्टेट्स जो हैं जिसमें लेस देन 20% ऑफ SOTR आपका रहा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, फॉलोड बाय मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे सही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।